हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम LTSST के अंदर ज्योग्राफी की 8वीं क्लास करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था वायुमंडलीय दाब और उसके संबंधित जो डिफरेंट टाइप की पेटियां हैं। तो एक बार क्विकली उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आगे उन्हें समझने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो एक बार क्विकली चलते हैं। ठीक है, देखो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले हमने समझा था कि वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब में हमने समझा था कि किस तरीके से वायुमंडलीय दाब जो होता है वो एटमॉस्फेरिक जो लेयर है, डिफरेंट टाइप की परतें हैं, उन पे जो एयर जो है यानी जो वायु जो फोर्स लगाती है उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, और इसे प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े थे। जैसे हवा का तापमान क्या है, टेम्परेचर, मैंने बताया था जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रेशर है वो कम होगा और जैसे ही टेम्परेचर घटेगा वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वैसे हाइट का हमने पढ़ा था कि पहाड़ों के ऊपर कैसे वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता है और नीचे मैदानों पर ज़्यादा होता है। जलवाष्प का मैंने बताया था कि कैसे ठंडे इलाकों में वही कोल्ड उसका फर्क पड़ जाएगा कि ठंडे इलाकों में हाई प्रेशर होगा यानी उच्च वायु दाब होगा, इस तरीके से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का बताया था मैंने कि गुरुत्वाकर्षण बल सरफेस पे यानी पृथ्वी के जो सरफेस एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इसी वजह से जो है ये एयर प्रेशर भी यहीं पे सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए हाइट पे जो है एयर प्रेशर कम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। इसके अलावा हमने ये जाना था कि कैसे उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलती है और क्यों चलती है, ये हम जान चुके हैं। इसके अलावा एयर प्रेशर यानी वायुदाब हमने पढ़ा था कि वायुदाब क्या होता है कि किसी भी एरिया के अंदर। ठीक है, एक तो होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब हम वायुमंडल के कंटेक्स्ट में कहते हैं और वायुमंडलीय दाब बेसिक नॉर्मल कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता जो है वो क्षैतिज से अधिक होती है। इसमें मैंने जैसे ये समझा दिया था कि ये जो है आपकी क्षैतिज दाब प्रवणता है, ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, कि तो इसमें ज़्यादा कौन सी होती है, ये ऊर्ध्वाधर वाली। ठीक हो गया। आगे हमने पढ़ा था वायुमंडल की जो पेटियां हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की 7 पेटियां होती हैं जो अर्थ पे बनी है। इन कैसे बनी है, क्या कारण है, इसका आज हम पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि 7 डिफरेंट टाइप की पेटियां हैं, इनके नाम हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, उसके बाद उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है और ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, और ऐसे ही नीचे भी है। ठीक है, इनके मैंने ये भी करेक्ट कर दिए थे कि जो इनके अक्षांश हैं इनको याद में रखना। ठीक है, तो पिछली बार हमने इतना ही करा था, तो आज की वीडियो में हम इससे आगे करते हैं। देखिए एक एक करके हम सारी बेल्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बेल्ट है, वो कैसी बनी है और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये क्या है, एक तो मैंने ये बताया था कि 0 डिग्री से 5 डिग्री या 10 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 5 डिग्री होती है बेसिकली। ये इसमें जो ये पिक्चर है इसमें जितने भी ये अक्षांश दिए हैं ये गलत दिए हैं। ठीक है, इनको करेक्ट कर लेना, या तो ये नोट से करेक्ट कर लेना या जब मैं ऐसा बता रहा हूँ इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है, 0 से 5 डिग्री, और यहाँ भी 0 से 5 डिग्री फैली होती है। ठीक है, एक तो इसे याद रखना है। उत्तर दक्षिण का मतलब ये है, ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 5 डिग्री और नीचे भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 5 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना। देखो इक्वेटर वाला एरिया वो एरिया है जहाँ साल भर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। यानी ये समझ लो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गर्म होगा वो इस इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा वाले इलाकों में होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो अफ्रीका के लोग अपने देखे हुए काले होते हैं, क्यों, अफ्रीका इक्वेटर वाले एरिया से गुजरता है। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा, जो इक्वेटर वाला एरिया भूमध्य रेखीय वाला एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर यानी जो दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बताया था। ठीक है, तो दाब कम हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेटर लो प्रेशर एक बेल्ट बनी है। ठीक है, समझ में आया कि क्यों तो ये लो प्रेशर है, क्यों निम्न वायु दाब है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इतना समझ चुके हैं। अब तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा तापमान है तो इसके क्या होगा, मैंने बताया था कि गर्म होकर हवा ऊपर उड़ने लगेगी। तो यही लिखा है देखो कि संवहन धारा के रूप में फैलती है और ऊपर उठती है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है। ये हम समझ चुके हैं। अब एक चीज़ इसको और याद रखना कि इस वाली बेल्ट को डोल ड्रम भी कहा जाता है। डोल ड्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इस तरीके क्षैतिज हवाएं नहीं चलती है। हमने कल पढ़ा था ना, 2 तरीके की हवा होती है, क्षैतिज हवा जिसको हम कहते हैं क्या, एयर, और ऊर्ध्वाधर हवा जिसको हम कहते हैं विंड। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सॉरी उल्टा हो गया, क्षैतिज को कहते हैं विंड और हॉरिजॉन्टल यानी ये ऊर्ध्वाधर जो है इसको कहते हैं एयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसमें क्या है ये समझ लीजिए कि जो इक्वेटर वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हवा सिर्फ ऊपर ही उड़ती है यहाँ, तो इस तरीके जो क्षैतिज हवाएं हैं वो क्या है यहाँ पे नहीं चलती है। ठीक है, तो इसलिए
अब यहाँ पे हवा ही नहीं चलती है, इसका मतलब सिंपल ये, क्षैतिज हवा नहीं चलने का मतलब है कि यहाँ पे जो है विंड जिसे हम कहते हैं ये नहीं चलती है, और विंड ना चलने की वजह से बहुत ज़्यादा शांत हवा इलाका होता है। ठीक है, यहाँ पे विंड नहीं चलती है तो शांत इलाका होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डोलड्रम कहा जाता है। तो लिखा भी देखो, यह बिना किसी हवा के कुल शांत का क्षेत्र है। हवा का मतलब ईयर तो चलती है, यानी ऊपर ऊर्ध्वाधर की तरफ चलती है, इस तरीके से विंड नहीं चलती है। पवन जो हमें फील होती है ना, जो ये समझ लो कि जिससे हमें ठंडा महसूस होता है, वो जो है वो विंड है। और एयर हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये ऊपर की तरफ उड़ती है इस तरीके से, इसे हम महसूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेल्ट देखते हैं, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब बेल्ट, यानी वायुदाब बेल्ट, या इसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ होती है? एक तो मैंने बताया था कि ये गलत लिखे, ये 30 से 35 डिग्री से जो अक्षांश है उनके बीच में होगी, उत्तर में और दक्षिण में, साउथ में, नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, अब ये आप कहोगी ये तो ठीक हो गया, इसको हम समझ चुके कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से लो हो गई, ये कैसे हाई होगी? कुछ एक सर्कल होता है, देखो, हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब, लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब। यहाँ से हवा ऊपर उड़ी, ये ऊपर उड़ी, और ऊपर उड़ते उड़ते क्या हो रही, ये ठंडी हो जाती है, ठंडी होगी। अब ठंडी होगी क्या होगा, ये फिर ऐसे आगे बढ़ेगी और इस हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र में नीचे बैठेगी, और यहाँ से हवा तो लो प्रेशर की ओर जा ही रही है। तो ये पूरा सर्कल बनता है इस तरीके से, लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र जहाँ से हवा ऊपर उड़ती है, और ये हाई प्रेशर से यानी उच्च वायुदाब से इस तरफ हवा आ रही है, क्योंकि मैंने कल बताया था ना कि बैलेंस बनाने की प्रयास करती है अर्थ, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलेगी। तो निम्न वायुदाब से क्या हुआ, हवा ऊपर उड़ी, और ऊपर उठ के ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद फिर ये फैलेगी और फैल के इसी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में बैठती है। ठीक है, और हमने कल क्या पढ़ा था, एक चीज़ ये पढ़ा था कि हवा अगर उड़ रही है तो उड़ने की वजह से क्या होगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा, हवा कम हो जाएगी, और हवा अगर बैठेगी तो क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे एसी से हवा, मैंने बताया था ना कल, एसी से हवा नीचे बैठती है तो उच्च वायुदाब क्रिएट करती है, तो वैसे ही यहाँ होता है। यहाँ से लो प्रेशर है, यानी यहाँ से हवा ऊपर उड़ेगी, ऊपर उड़ने की वजह से दोनों तरफ बैठती है, आधी इधर को बैठती है, आधी इधर को। ठीक है, जैसे ऊपर उड़ी, ये हुई ना, ऊपर उड़ गई और ठंडी हो गई, ठंडी होने की वजह से आसमान में ऊपर, ठीक है, ये उस ऊपर की बात हो रही है, मतलब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आसमान में की बात हो रही है, तो इसे सीधे चलेगी और फिर नीचे इन इलाकों में बैठेगी। तो यहाँ से जो है हवा इस तरफ और इस तरफ दोनों इलाकों में ऐसे बैठती है, और बैठने की वजह से मैंने बताया ना, बैठेगी तो उच्च वायुदाब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई है, उच्च वायुदाब है, यहाँ पे भी उच्च वायुदाब है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ये तो नाम है, ये हमने इससे पहले उसमें ही पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि ताप कटिबंध, डिफरेंट टाइप के ताप कटिबंध। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, तो ये सब ट्रॉपिकल इसमें नाम है। ये उच्च और निम्न कैसे हुए ये हमें ध्यान रखना है, तो कि उच्च कैसे हुआ, ये दोनों तरफ बैठने की वजह से हुआ। ठीक है, एक चीज़ और, तो हम इतना समझ चुके हैं कि कैसे यहाँ पे उच्च वायुदाब हो गया। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया, क्या, एक तो ये हम समझ चुके हैं कि 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण में है, दूसरा उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। एक चीज़ और है, इसके अश्व अक्षांश कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, लिखा होगा इसमें हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक, अब ये हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, इसको सिंपल याद रख लो, हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, इसके पीछे की कहानी देखेंगे बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो सिंपल इसको याद रखो कि ये सब ट्रॉपिकल हाई, जैसे इसको डोलड्रम कह रहे थे ना, इसको हमने क्या कहा, डोलड्रम का, इसको कह लेते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। सिंपल याद रखो कि कभी कभार पूछा जाता है कि हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश हैं उन पे जो वायुदाब की पेटी है उसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और लिखा है कि उस कटिबंधी क्षेत्र से हवा भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ये क्षैतिज की तरह बात कर रहा है, देखो इस तरीके से ध्यान रखो, ये हाई है, हाई से लो की तरफ हवा चलेंगी इस तरीके से, और उधर ऐसे देखो, ये हाई प्रेशर है, ये तो मैंने बताया, हाई से लो की तरफ चलेंगी हवाएं, और ये लो से हवा ऊपर उठेगी तो इसी हाई प्रेशर में वापस बैठेगी, तो यहाँ से यहाँ हवा चल रही है और यहाँ से ऊपर से फिर वापस बैठ रही है, ऐसे यहाँ से यहाँ हवा चल रही है, यहाँ से ऊपर वापस बैठ रही है। ठीक है, पूरा सर्कल होता है, सिंपल सी बात हो गई। तो इस तरीके से ये है कौन सी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट यानी उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी। नेक्स्ट पे चलते हैं, परिध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, यानी परिध्रुवी कह लो या इसको उपध्रुवी भी कहते हैं, उपध्रुवी। ठीक है, उपध्रुवी या सर्कम पोलर या सब पोलर, सब पोलर इसमें भी लिखा है, देखो सब पोलर। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझो। एक तो उसका अक्षांश याद रख लेना कि 60 से 65 डिग्री, दोनों अक्षांशों में 60 से 65 डिग्री। ठीक है, 60 से 70 भी लिखा है ऐसे, लेकिन 60 से 65 होती है। तो दोनों अक्षांशों में यहाँ भी 60 से 65, यहाँ भी 60 से 65। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरी बात है ये लो प्रेशर होती है। लो प्रेशर क्यों होती है, देखो
एक तो मैंने बताया कि पैटर्न ऑटोमेटिकली बन जाएगा, हाई लो का पैटर्न बनेगा। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से हो रहा है और यहाँ पे हवा बैठने की वजह से हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे होता है क्या, पृथ्वी के घूमने की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। अब देखो इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसमें घूर्णन अलग अलग है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कैसे है। तो हर जगह पे जैसे ये वाला इलाका है, ये लंबा चौड़ा इलाका है, लंबा चौड़ा इलाका है मानी बड़ा इलाका है, तो और ये छोटा इलाका है। अब पृथ्वी को अगर एक ही रफ्तार से घूमेगी तो संभव नहीं हो पाएगा, तो पृथ्वी जो है अलग अलग रफ्तार से घूमती है ताकि ये सारे इलाके एक साथ घूमें। सिंपल सी बात आ रही है। इसीलिए ये जो बड़ा वाला इलाका है ये क्या करेगा, थोड़ा फास्ट घूमेगा, और ये छोटा जो इलाका है ये थोड़ा हल्का घूमेगा, ये कम स्पीड से घूमेगा। तो स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हवा है वो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, ऊपर उड़ने लगती है। और सरफेस से जब हवा ऊपर उड़ती है तो क्या होगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सब पोलर में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि एक तो 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच बनती है, और देखो इसमें लिखा देखो अवरोही हवा, एक होती है आरोही। आरोही मतलब जैसे हमने इसमें पढ़ा था, यहाँ पे आरोही का मतलब बैठ रही है हवा, अवरोही का मतलब यहाँ से हवा उड़ रही है, ठीक है। तो अवरोही हवा दो भागों में विभाजित होती है, ऑब्वियसली होगी। जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ से लो, जैसे यहाँ हाई से यहाँ की ओर चल रहे थे, यहाँ से उड़ के ऐसे बैठ रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, जो लो है यहाँ से ऊपर उड़ेगी हवा, और यहाँ से हाई से लो की तरफ नीचे चलेगी, और यहाँ से फिर ऊपर, यहाँ से ऊपर आसमान से नीचे बैठेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना हम समझ चुके हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक। दूसरा भाग परिध्रुवी निम्न की ओर बैठता है, तो सिंपल सी बात है। देखो इससे आगे देखें तो इस वाले इलाके में कह रहा है, सब पोलर इलाके में ठंडी और गर्म हवा मिलती है। कैसे, क्योंकि ये उच्च वायुदाब है, यहाँ से नीचे की ओर हवा आ रही होगी, और ये भी उच्च वायुदाब है, यहाँ से भी इस तरफ हवा जा रही है, और ये ट्रॉपिकल वाला इलाका है यानी गर्म वाला इलाका, और ये पोलर वाला इलाका ठंडा इलाका है। तो ठंडी और गर्म हवाएं इस वाले इलाके में मिलती है, ठीक है। इसे हम चक्रवात में पढ़ेंगे आगे कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं यानी टेम्परेचर जो साइक्लोन होते हैं, वो क्या होता है, इसी कारण इन इलाकों में बनते हैं, ठंडी और गर्म हवा मिलने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे काम की बात क्या थी, काम की बात सिंपल ये थी कि 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हवा यहाँ से उड़ जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक। और अब ये भी देख चुके हैं कि कहाँ से कहाँ की और हाई से लो की ओर बैठेगी, तो इन इलाकों से और इन इलाकों से दोनों तरफ हवा चलेगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लास्ट है पोलर हाई यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक। कहाँ से कहाँ की तरफ है, एक तो मैंने बताया कि बिल्कुल पोल की ओर सटी हुई है, ठीक है। इसमें 70 से 90 लिखा है, लेकिन इतनी भी नहीं होती, सिंपल इसको 80 to 90 समझ लो, 80 से 90, ठीक है, इन इलाकों में होती है लास्ट में। तो यहाँ पे क्या है, बहुत अधिक ठंडा है। आपने पढ़ा होगा ध्रुव में 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा बर्फबारी वाला इलाका है, और बर्फ होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ पे क्या होगा, दाब क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि एयर प्रेशर यानी दाब जो है कहाँ पे ठंडा कहाँ पे गर्म रहेगा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके, ठीक, सिंपल सी बात हो गई। और अवरोही हवा इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हाई प्रेशर है, यहाँ से हवा बाहर निकलेगी तो अवरोही हवा, ठीक हो गया। और इस क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, इन क्षेत्रों को ध्रुवीय उच्च के रूप में जाना जाता है, ये तो हम समझ चुके हैं कि ध्रुवीय उच्च के रूप में इनको जाना जा रहा है, तो सिंपल सी बात होगी, ठीक है। तो कहाँ से 60 से 65 नहीं, 80 से 90 डिग्री दोनों अक्षांशों के बीच ये पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंड की वजह से उच्च वायुदाब होता है, और उच्च वायुदाब से निम्न दाब सब पोलर लो की तरफ हवाएं इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सारी बेल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब एक चीज़ ये है, यहाँ पे कोरियोलिस बल है होता है, इसको समझना। अभी मैंने जैसे इससे पहले वाले बताया था, इस वाले पोलर वाले में, कि पृथ्वी की घूमने की वजह से, मैंने बताया था घूर्णन अलग अलग होता है, स्पीड अलग अलग होती है, तो घूमने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर से हवा ऊपर उड़ जाती है। तो हवा जो ऊपर उड़ती है वो कोरियोलिस बल की वजह से उड़ती है, ठीक है। तो समझते हैं पहले कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल क्या होता है, इसके भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि जो पोलो ये वाला इक्वेटर वाला इलाका है, विषुवत रेखा वाला इलाका है, यहाँ की स्पीड ज़्यादा है, लिखा ना मैंने 15, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, इतनी होती नहीं, बहुत ज़्यादा होती है इससे। तो मैंने ये एग्जाम्पल है कि 2 बसें अगर हम मान लें कि ये वाला इलाका बहुत तेज़ चल रहा है, ठीक है, 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ये 10 की स्पीड से, यानी ये इससे कम स्पीड पे चलेगा। ये क्योंकि छोटा इलाका, मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा स्पीड से ये चलेगा, क्योंकि बड़ा इलाका है भूमध्य रेखा वाला, और धीरे धीरे यहाँ स्पीड कम होती जाएगी, और पोल जो है सबसे कम स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या होता है, एक चीज़ ऐसे फेंकते हैं, हमें इस बस में फेंकना है, ये दोनों बस साथ साथ चल रही हैं, यहाँ से साथ साथ चली, तो मुझे फेंकना है, तो ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी ना जाके थोड़ी आगे जाएगी। क्यों जाएगी आगे,
क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा है इस वाले की, ये जैसे ही फेंकेगा क्योंकि इसकी ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ये चीज़ जो है यहाँ से आगे चली जाएगी। सिंपल सी बात समझ में आ गई। और वैसे ही यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से इस बस से नीचे की तरफ किसी चीज़ को फेंकें तो इसकी स्पीड कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ये आगे यहाँ की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है जब भी क्या हो, हवा चलेगी, ठीक है, इसको हवा के एग्जाम्पल से बोलो, हवा जब भी भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलेगी, ऐसे यहाँ पे है ना, इस बेल्ट पे समझो, देखो अगर यहाँ से जो है कोई हवा ऐसे चलेगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, और अगर ये हवा ऐसे चलेगी, चल रही है क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है तो ये ऐसे चलने लग जाएगी। और सेम ऊपर वाले के लिए, इलाके के लिए होगा कि यहाँ इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम, हाई से ऊपर, ये तो वैसे तो ऐसे तो चलेगी नहीं क्योंकि लो से हाई की तरफ नहीं चलेगी। यहाँ पे समझ लो कि ये हाई है, यहाँ से अगर चलेगी, ऊपर चल रही है हवा, लेकिन ना चलते हुए ऐसे आगे गिरेगी, ऐसे ही सारी हवाएं ऐसी चलेंगी तिरछी। बात समझ में आ गई। और भाई ऐसे यहाँ भी होगा, नीचे जा रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जैसे ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ी सी आगे गिरेगी इस तरफ। ठीक हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है इस तरीके से, ठीक है, जो हवा का मूवमेंट होता है वो क्या करता है कि इस तरीके से आगे पीछे करता है। आगे पीछे करने का मतलब होता है कि चीज़ों को एक रेखा में नहीं आने देता है, ठीक है, इनमें विक्षेपण हो जाता है, इस हवा में कह सकते हैं विक्षेपण हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कि जो विक्षेपण हो रहा है वो एक बल की वजह से हो रहा है। मैंने पहले ही समझाया, कभी भी क्या होगा कि कोई वस्तु है उसमें अपनी दिशा से परिवर्तन होगा तो बिना बल के तो होगा नहीं, यानी एक फोर्स जनरेट हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है इसी को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स। समझ में आई बात? अगर ये समझ में नहीं आया, सिंपल इतना समझ लो कि पृथ्वी की घूर्णन की गति अलग अलग है, घूमने की गति अलग अलग है अलग अलग इलाकों में। इस घूर्णन की गति से क्या होता है, एक बल जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होता है, और उसी फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इतना याद रख लो बस, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं। वो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें कि वो कैसे होता है। ठीक है, कोरियोलिस बल एक जड़त्व बल है। जड़त्व आप समझते होंगे, न्यूटन का पहला नियम जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, कि जड़त्वीय बल मतलब जब गति देता है, ठीक है, उनको विक्षेपित करता है और उन वस्तुओं पर कार्य करता है जो घूर्णन के फ्रेम के सापेक्ष गति में है। ये भी याद रखना कि अगर ये मोमेंट में तभी विक्षेपण हो रहा है ना, ये हवा अगर यहाँ को चलती नहीं तो विक्षेपित भी नहीं होती। तो कोरियोलिस बल हमेशा जो है गतिमान वस्तु पर ही काम करेगा। सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखना। कोरियोलिस बल के कारण किसी वस्तु को विक्षेपण को कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात होगी कि कोरियोलिस बल से अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको कोरियोलिस इफेक्ट कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है इसमें बस, और कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। और ये चीज़ मैंने आपको एग्जांपल देखी, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में होता है ना कि दायां बायां हम भूल जाते हैं, तो वहाँ पे सिंपल सा ये कर लो कि मैंने बताया कि ये इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है, और जब हम फेंकेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। यानी कहाँ की ओर बढ़ गया, दाईं ओर बढ़ गया। लिखा भी देखो, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं। बाईं कैसे, देखो ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, और फेंकेंगे तो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यानी ये अपने बाईं ओर। ठीक है, दाया बाया कैसे होता है, देखो यहाँ पे अपने आप को खड़ा करके देखो इधर की ओर मूव करते हुए, तो ये वाला पार्ट आपका बायां, और यहाँ पे खड़ा होकर देखो ये वाला पार्ट आपका दायां। ठीक है, ये लाइन आपको याद करनी है इसमें बस। कोरियोलिस बल की डेफिनेशन सिंपल सी बात इतनी है कि पृथ्वी जब घूम रही है, घूमने की वजह से एक बल जनरेट होता है, उसी को कहते हैं हम कोरियोलिस बल। बहुत सिंपल सी चीज़। ठीक है, इसे ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। तो इस टॉपिक से इतना ही। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने की जरूरत है नहीं कि कहाँ से क्या होगा, क्या से क्या होगा। सिंपल से इतना ही इस चैप्टर से याद करने की जरूरत है। तो इस तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो चैप्टर, हमारा तीसरा चैप्टर, ये हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थ एंड सोलर सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि अगर आप हमारे जो कोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, वो अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा अचीवर्स ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, LTSST के अलावा अन्य कई सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। वो कोर्सेज आप परचेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने जो भी आपको कन्वीनियंस लगता है उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे इंक्वायरी नंबर दिया होगा, तो उस मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आपसे इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि इसे ज़्यादा बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हैप्टिक हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमने आज चैप्टर पढ़ा
और कल्चर चैप्टर जो पढ़ा, ठीक है। हमने जो पिछली 2 क्लासें पढ़ी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्लासेस थी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड वो पढ़ना पड़ता है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, अगर आप सिर्फ LTSST के लिए तैयारी कर रही हैं तो ठीक है, जो मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। अगर आप इससे कुछ और बेहतर एग्जाम पीसीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि होता है कि कई लोग दे रहे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए क्लास 6 की NCERT साइंस की पढ़िए, ठीक है। उसमें एक चैप्टर होगा वायुमंडलीय दाब, नहीं, उसमें एक शुरू का फर्स्ट चैप्टर ही है, उसमें दाब से रिलेटेड है, तो उसको पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दाब कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम साइंस है। जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो इजीली इस चीज़ को समझ जाएंगे, और जहाँ जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बाय द वे, मैंने बहुत इजी वे में समझाया कि जो जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।